नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप साउथ इंडिया की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुर्ग, मैसूर और ऊटी घूमने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि कोई भी अरेंजमेंट आपको स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि फ्री माइंड होकर आप अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक टूर पैकेज बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन है 6 नाइट 7 डेज का, जिसमें कि हम घूमेंगे कुर्ग, मैसूर और ऊटी को। ये पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इन खूबसूरत स्थानों को। इस टूर के दौरान हमारा सीक्वल कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम चलेंगे मैसूर के लिए, जो कि कर्नाटका का एक प्रसिद्ध शहर है जहां पर कई सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर मैसूर के बाद हम चलेंगे ऊटी के लिए, जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जहां पर घूमने लायक बहुत सारे प्राकृतिक स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर ऊटी के बाद हम चलेंगे कुर्ग के लिए, जो कि अपने कॉफ़ी के बागानों और अपने प्राकृतिक पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर कहें तो इस टूर के दौरान हम कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज है हमारे इस ट्रिप का पहला दिन। हम पहुंच चुके हैं मैसूर हम पहुंचे हैं बाय एयर, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं, क्योंकि मैसूर की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और अब यहाँ पहुँचते ही हमें एक गाड़ी लेने आ चुकी है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब इस गाड़ी से सबसे पहले हम अपना सामान रखने चलेंगे अपने होटल में, और फिर चलेंगे मैसूर को एक्सप्लोर करने। मैसूर में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, और इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। इस होटल का बाथरूम एरिया भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। कुल मिला के मैं कहूँ तो ये रूम काफ़ी अच्छा है। तो अब मैसूर में जो सबसे पहला स्थान हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस में प्रवेश करने का शुल्क एक एडल्ट का लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। मैसूर पैलेस, जिसे महाराजा पैलेस या अंबा विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है, देश की सबसे भव्य स्थापत्य इमारतों में से एक है। ये महल वाडियार राजवंश का निवास स्थान हुआ करता था, और ये राजमहल शहर के केंद्र में स्थित है। महल को 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था और पूरी तरह से ये 1912 में बनकर तैयार हुआ था। ये महल हिंदू, मुगल, राजपूत और गॉथिक शैली का मिश्रण है, जो कि शाही जीवन शैली की भव्यता को प्रदर्शित करता है, जिसे देखने लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। मैसूर पैलेस भारत का सबसे बड़ा पैलेस है, जिसमें 340 कमरे, हॉल और गलियारे हैं। वाडियार राजवंश के स्मृति चिन्ह, आभूषण, शाही पोशाकें, रत्न जड़ित सिंहासन, जटिल नक्काशीदार दरवाजे, स्वर्ण हौदे, चित्रकारी इस महल की खास देखने लायक चीज़ें हैं। और इसी वजह से इस महल को ताज महल के बाद सबसे अधिक देखा जाता है।
इस महल में सजावट के लिए लगभग 97,000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाए गए हैं, जिन्हें रात्रि के समय जलाया जाता है, जिससे कि ये महल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। मैसूर पैलेस पर इस तरह की लाइटिंग का जो नज़ारा है वो संडे या फिर किसी फेस्टिवल के दौरान ही नज़र आता है। मैसूर में अब हम पहुंच चुके हैं चामुंडेश्वरी हिल पर, जहां पर मां चामुंडेश्वरी का एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार यही वो स्थान है जहां मां चामुंडेश्वरी ने महिषासुर को हराया था और उसका वध किया था। चामुंडेश्वरी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी भारी मात्रा में माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर वीआईपी दर्शन के लिए भी एक टिकट काउंटर बना हुआ है, जिसमें चार्ज लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर आपको थोड़ी जल्दी है, आप लाइन में ज़्यादा नहीं लगना चाहते, तो आप यहाँ से टिकट परचेज़ कर सकते हैं। मैसूर में अब हम आ चुके हैं सेंट फिलोमिनास चर्च को एक्सप्लोर करने, जो कि अपने आर्किटेक्चर की वजह से वर्ल्ड में फेमस हैं। दुनिया में 3 ही ऐसे चर्च हैं जो कि इस आर्किटेक्चर के साथ बने हुए हैं। एक चर्च है मैसूर का, जिसे अभी हम देखने आए हैं। दूसरा जो चर्च है वो है न्यूयॉर्क में और तीसरा जो चर्च है वो है जर्मनी में। सेंट फिलोमिनास चर्च के बारे में ये ख़ास बात है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट चर्चेज़ में से एक है, यानी कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी इस चर्च में हुई है। इनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी है जिसकी शूटिंग इस चर्च में हुई थी। उस मूवी का नाम है अमर अकबर एंथनी। अमिताभ बच्चन ने उसमें एंथनी का रोल किया था और जो चर्च के सीन फिल्माए गए हैं मूवी के अंदर वो इसी चर्च के हैं। मैसूर साइट सीन करते हुए अब हम देखने आ चुके हैं वृंदावन गार्डन को, जो कि एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। गार्डन बहुत खूबसूरत है और 2 पार्ट्स के अंदर इसे विभाजित किया गया है, नॉर्थ साइड और साउथ साइड। एक पार्ट में तो यहाँ पर म्यूज़िकल फाउंटेन्स चलते हैं, जिन्हें हम कुछ ही देर में देखेंगे, लेकिन डे टाइम में ये गार्डन कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। म्यूज़िकल फाउंटेन शो जहाँ पर होता है उस लोकेशन पर अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है जहाँ पर टूरिस्ट आकर बैठ सकते हैं और म्यूज़िकल फाउंटेन को एंजॉय कर सकते हैं। ये जो सामने एक छोटा सा स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ पर होता है म्यूज़िकल फाउंटेन शो। इसका जो टाइमिंग है वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। शाम को 6:45 पे के लगभग ये शो चालू होता है, पहला शो, और 7 बजे तक चलता है। कुल मिला के 15 मिनट का ये शो होता है। फिर 7 बजे से लेकर 7:15 तक शो होता है, फिर 7:15 से 7:30 तक। इस प्रकार से ये 15-15 मिनट के 3-4 शो होते हैं। और संडे या सैटरडे जो वीकेंड्स होते हैं उस दिन इसके शो थोड़े ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं।
आज है हमारा दूसरा दिन मैसूर में। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सबसे पहले चलेंगे रेल म्यूजियम के लिए। अब हम आ चुके हैं मैसूर के रेल म्यूज़ियम को देखने, जो कि एक इंटरेस्टिंग प्लेस है क्योंकि यहाँ पर रेल के यानी कि ट्रेन के अलग अलग मॉडल्स देखने मिलते हैं और रेल के अंदर ही काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिन्हें बना रखी हैं अंदर की ओर। रेल म्यूज़ियम में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें स्टीम इंजन नज़र आता है, जो कि पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। स्टीम इंजन में एक्चुअल में कोयला डाला जाता था और उससे स्टीम बनती थी, भाप बनती थी और फिर ट्रेन चलती थी। वो मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाना चाहूँगा। आपने इस तरह का सीन कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि इस तरह की स्टीम इंजन्स को चलाने के लिए ये एक यहाँ पर भट्टी होती है, इसमें कोयला वो कंटिन्यूसली डालते रहते हैं इस तरह से, और यहाँ पीछे कोयले का वो स्टोर रखते हैं पूरा, जिससे कि इस पूरी ट्रेन को फ्यूल प्रोवाइड हो सके। रेल म्यूज़ियम में पुराने ज़माने के कई सारे रेल के इंजन्स रखे हुए हैं जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं। सबके मॉडल्स अलग अलग हैं। कई स्टीम इंजन्स हैं जो कि पुराने ज़माने में चला करते थे, जिन्हें आज हम देख पाते हैं। और साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिलती है कि यहाँ रेल कोच के अंदर कैफ़े भी बनाया हुआ है, यानी कि रेल कोच के अंदर पूरा कैफ़े का अरेंजमेंट बना है जिसके अंदर जाकर आप कुछ फूड आइटम्स भी ट्राई कर सकते हैं। रेल म्यूज़ियम की एक फ़ायदे की बात यह है कि जो 50 रुपये का एंट्री टिकट हम यहाँ अंदर आने के लिए देते हैं, उसी में यहाँ पर ये ट्रेन की राइड भी फ्री देते हैं, जिससे कि आप इस पूरे म्यूज़ियम को इस टॉय ट्रेन से आराम से घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये ट्रेन की राइड काफ़ी अमेजिंग है। अच्छा लग रहा है इसको एक्सपीरियंस करते हुए, क्योंकि ट्रेन जब चलती है तो पूरा का पूरा ये म्यूज़ियम एरिया है जिसे हम ट्रेन चलते चलते में देख सकते हैं, यानी कि जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं ट्रेन के वो दिखाई देते हैं। कुछ जो भी व्हीकल्स वगैरह रखे हुए हैं वो सब इस जर्नी के दौरान देखे जा सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छी जगह है ये। अब हम आ चुके हैं मैसूर के सेकंड लार्जेस्ट पैलेस को देखने, जिसका नाम है ललिता महल, जो कि मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। एक फेमस मूवी है जिसका नाम है KGF, उसमें जो रॉकी का कैसल दिखाया गया है वो यही महल है। इस पैलेस को अब होटल के अंदर तब्दील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसका कुछ भाग विज़िट कर सकते हैं। एज ए विज़िटर इसके अंदर एंट्री करने का चार्ज लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। विजिटर्स के लिए यहाँ अंदर एक छोटा एरिया ही ओपन किया गया है, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ चाय या कॉफ़ी और उसके साथ कुछ बिस्किट्स दिए जाते हैं। मैसूर में अब हम आ चुके हैं सैंड म्यूज़ियम को देखने, जहां पर सैंड का इस्तेमाल करके यानी कि रेत का इस्तेमाल करके कई सारी खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो कि देखने लायक हैं। इस म्यूज़ियम को देखने का एंट्री टिकट लगता है 60 रुपीज़ पर पर्सन का।
अब हम चल रहे हैं मैसूर का सुप्रसिद्ध चिड़ियाघर देखने, जिसका नाम है श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, जहां पर विभिन्न प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स हैं। कई सारे ऐसे जीव हैं यहाँ पर जो कि देश विदेश से लाए गए हैं और ये जू काफ़ी फेमस भी है। इसके अंदर चलेंगे अब हम और उन सभी वाइल्ड एनिमल्स को देखेंगे। चिड़ियाघर में प्रवेश करने का शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। जू का ओपनिंग टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक का, और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन जू का अवकाश होता है। अभी जो सबसे पहला वाइल्ड एनिमल हम देख रहे हैं ये है तेंदुआ यानी कि लेपर्ड, लेकिन अक्सर लोग इसे चीते के साथ कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। एक्चुअल में चीता ये वाला होता है। इसके शरीर पर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक कलर की बिंदियां नज़र आएंगी, ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आएंगे, और इनका शारीरिक स्ट्रक्चर भी काफ़ी पतला दुबला होता है। इस वजह से ये काफ़ी तेज़ गति से दौड़ पाते हैं। ये है बंगाल टाइगर, जिनकी संख्या हमारे देश में विश्व भर में सबसे ज़्यादा है, और इन्हें यहाँ पर कुछ इस प्रकार के कांच में रखा जाता है जिनसे कि हम इन्हें बहुत करीब से देख पाते हैं। ये है एशियाटिक लायन यानी कि बब्बर शेर। ये है गोरिल्ला, जो कि लगभग इंसान जैसे ही नज़र आते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सभी बंदर थे, तो ये जो गोरिल्ला है इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है अगर उन्हें हम देखें तो ये इंसान से काफ़ी मिलता जुलता है, और इन्हें देखकर आपको महसूस होगा कि हम एक्चुअल में इन्हीं से ही डेवलप हुए हैं। इस चिड़ियाघर में इतने ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स होने का एक प्रमुख कारण है क्योंकि यहाँ के जो महाराजा थे श्री चामराजेंद्र, उन्हें जानवरों से बहुत लगाव था। तो जब भी वो विदेश यात्रा के लिए जाया करते थे तो वहाँ से अलग अलग प्रजाति के वाइल्ड एनिमल्स लाया करते थे। आज है हमारे इस ट्रिप का तीसरा दिन और हम चल रहे हैं मैसूर से ऊटी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 125 किलोमीटर्स का। ऊटी में जिस होटल में हम स्टे करने वाले हैं उस होटल का टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल है जिसका आप इंटीरियर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और साथ ही जिस होटल रूम में हम रुक रहे हैं उसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है, जिसे आप देख पाएंगे काफ़ी लग्जीरियस है, नीट एंड क्लीन है, और इसमें वो सारी सुविधाएँ हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। होटल रूम का टॉयलेट एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है और नीट एंड क्लीन है। ये रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है जो कि हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। अब ऊटी के एक बहुत ही मशहूर स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है उदगमंडलम रेलवे स्टेशन। ये ऊटी का रेलवे स्टेशन है। एक्चुअल में ऊटी का पूरा नाम है उदगमंडलम, और यहाँ के रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ चलती है टॉय ट्रेन, जो कि ऊटी की एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। लोग जो ऊटी आते हैं, जो कुन्नूर घूमने आते हैं, वो टॉय ट्रेन की राइड ज़रूर लेते हैं। हम भी इस टॉय ट्रेन की राइड को करने के लिए आ चुके हैं उदगमंडलम रेलवे स्टेशन के मेन पॉइंट पर। ये है रेलवे स्टेशन ऊटी का, जहाँ से चलने वाली है टॉय ट्रेन। ऊटी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर अब हम पहुँच चुके हैं। अगर आपने टिकट प्री बुक नहीं किया है तो आप यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर टिकट अवेलेबल होता है तो हमारी तरह आप कुछ इस तरह का टिकट
यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये इंडियन रेलवे के अंदर ही आता है। अगर आप प्री बुकिंग भी करना चाहते हैं तो IRCTC के ऐप से कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर 2 कैटेगरीज होती है, एक फ़र्स्ट क्लास, एक सेकंड क्लास। जो फर्स्ट क्लास है उसके टिकट्स थोड़े हायर एंड पे होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं, और जो सेकंड क्लास है उसके टिकट काफ़ी कम होते हैं। अगर आप ऊटी से कुन्नूर का सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं तो सिर्फ 80 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, अभी तो हमने यहाँ पर लोकल ऑफलाइन ऑफिस से टिकट परचेज़ कर लिया क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन जब आप सीज़न टाइम पर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है और आपको ऑफलाइन विंडो से शायद टिकट नहीं मिल पाता। तो अगर आप आते हैं और आपको इस टॉय ट्रेन का सफ़र करना है तो आप प्री बुकिंग का ज़रूर प्लान करें, प्री बुकिंग करके आएँ ताकि आपकी सीट अश्योर हो सके। अब हमारे टॉय ट्रेन के सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। ये एक जर्नी से ज़्यादा एक जॉय राइड लगती है क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो टॉय ट्रेन से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। टॉय ट्रेन कैटी वैली से होकर गुजरती है, जैसे कि अभी आप इन खूबसूरत नज़ारों को देख पाएंगे। नीचे पूरे के पूरे खेत, बागान और घर नज़र आते हैं। जब आप टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लेंगे तो ये वाकई में एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होगा। ये टॉय ट्रेन ऊटी से मेट्टुपलायम तक चलती है, जिसका डिस्टेंस है लगभग 46 किलोमीटर का। लेकिन एज़ पर टूरिस्ट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऊटी से कुन्नूर तक की ही टॉय ट्रेन लें, जिसकी 1 घंटे की ये जर्नी होती है, क्योंकि ऊटी से कुन्नूर लगभग 18 से 20 किलोमीटर का ही पड़ता है। और इस दौरान आप बहुत आराम से इस टॉय ट्रेन का अनुभव ले सकते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कुन्नूर में। हमारी ये टॉय ट्रेन की राइड बहुत अच्छी रही, काफ़ी खूबसूरत नज़ारों को हमने एंजॉय किया और अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कुन्नूर को एक्सप्लोर करने के लिए। कुन्नूर में अब हम आ चुके हैं टी गार्डन्स को एक्सप्लोर करने, जो कि इस तरह की बेहद खूबसूरत जगह है। टी गार्डन्स की ख़ास बात यह है कि हम चाय के बागानों के अंदर चलते हुए भी कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और साथ ही यहाँ बैठकर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये जो टी स्टेट हैं, इनका नाम है सिंगारा टी स्टेट्स। कुन्नूर के टी गार्डन्स में जब आप विज़िट करेंगे तो एक अलग ही माहौल यहाँ पर आपको नज़र आएगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल आप देख पाएंगे कि हमारे पीछे टी गार्डन्स के ऊपर जो ये फॉग नज़र आ रही है, एक्चुअल में ये फॉग नहीं है, ये हैं बादल, जो कि इतनी आराम से यहाँ पर फ्लोट करते हुए जा रहे हैं, जिनका नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है और बहुत ही मेमोरेबल ये नज़ारा होता है। जब आप यहाँ आएंगे तो इन बादलों के साथ भी आप कुछ इस तरह से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और साथ ही इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों में बसा सकते हैं। कुन्नूर में अब हम चल रहे हैं डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट के लिए, जिसका रास्ता थोड़ा सा यहाँ से होकर जाता है, पास में ही है व्यू पॉइंट। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा टी लीव्स को थोड़ा करीब से, क्योंकि यहाँ पास में बहुत ही घने टी गार्डन्स हैं, चाय के बागान हैं। चाय की पत्तियाँ कुछ इस प्रकार की नज़र आती हैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप में दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके बाहर कुछ इस तरह की कटिंग्स होती हैं और पास से देखने पर ये कुछ इस प्रकार की नज़र आती हैं। इन्हीं पत्तियों को काट करके जो चाय की पत्ती हम घरों में यूज़ करते हैं वो बनाई जाती है।
अब डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट के मेन पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं। इस स्थान को डॉल्फिन नोज क्यों कहा जाता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नीचे की ओर आप देखेंगे तो एक आकृति बनी हुई है जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कि डॉल्फिन जो एक मछली होती है उसकी नाक हो, उसके समान ये नज़र आता है। इस वजह से इसे डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट कहते हैं। अभी जिस वक्त पर हम यहाँ विज़िट कर रहे हैं यहाँ पर फॉग ज़्यादा है, जो बादल हैं वो फ्लोट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बादलों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि जो दूर का घना जंगल है वो प्रॉपर विजिबल नहीं है। हालांकि ये व्यू पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इस वजह से जो लोग ऊटी या कुन्नूर विज़िट करने आते हैं वो डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट को ज़रूर एक्सप्लोर करते हैं। अब हम लैम्स रॉक व्यू पॉइंट के मेन स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से नीचे का व्यू नज़र आता है। क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर खड़े हुए हैं, इस वजह से जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो दूर दूर तक का नज़ारा बहुत क्लियर नज़र आता है। लेकिन अभी जिस टाइम पर हम यहाँ विज़िट कर रहे हैं यहाँ कई सारे क्लाउड्स फ्लोट कर रहे हैं और क्लाउड्स की वजह से थोड़ा नज़ारा जो है वो थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर टोटल सनशाइन होता है तो बहुत दूर दूर तक का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। कुन्नूर में अब हम आ चुके हैं सिम्स पार्क को एक्सप्लोर करने। इस पार्क के अंदर एंट्री करने का प्रवेश शुल्क लगता है 75 रुपीज़ पर पर्सन का। तो हमने यहाँ का टिकट परचेज कर लिया है। अब चलेंगे पार्क के अंदर और इसे अंदर से देखेंगे। सिम्स पार्क के अंदर अब हमने प्रवेश कर लिया है। ये कुन्नूर की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यहाँ पर अंदर प्रवेश करते ही बहुत सारी वनस्पति ग्रीनरी नज़र आती है। सिम्स पार्क का नाम ब्रिटिश अधिकारी जेडी सिम्स के नाम पर रखा गया था और यहाँ पर एक बोट हाउस भी है। एक छोटा सा लेक है, छोटा सा तालाब है जो कि पार्क के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरह की पैडल बोट्स रखी हुई हैं जिनमें कि आप बोटिंग भी कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा तालाब तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन यहाँ से पार्क का जो सर्कमफ्रेंस वाला एरिया है वो नज़र आता है। बीच से आप देखेंगे तो पार्क का चारों तरफ का जो एरिया है वो नज़र आएगा। साथ ही यहाँ बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस पार्क भी बना दिया गया है। कुछ झूले चक्री हैं जो कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे आते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। कुन्नूर से ऊटी जाने वाले रास्ते पर एक व्यू पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं केट्टी वैली व्यू पॉइंट और यहाँ से केट्टी वैली का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। दूर दूर तक वैली की जितनी भी बसावट है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके घर, उनके खेत खलियान या फिर जो चाय के बागान हैं, ऊपर से देखने पर एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। आज है हमारे इस ट्रिप का 4th डे। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे ऊटी के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। अब ऊटी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है डोडा बेटा पीक। यहाँ पर एक पार्किंग एरिया बना हुआ है और पार्किंग एरिया से लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस हमें पार करना होता है और फिर हम पहुँचते हैं मेन व्यू पॉइंट पर। डोडा बेटा पीक में प्रवेश करने के लिए हमें 10 रुपये पर पर्सन का एंट्री शुल्क देना होता है जो कि यहाँ पर बने टिकट विंडो से आप परचेज कर सकते हैं। डोडा बेटा पीक के मेन व्यू पॉइंट पर अब हम पहुंच चुके हैं।
ये स्थान बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है और नीलगिरी माउंटेन रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट है और इसे साउथ इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा और ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको दूर दूर तक नज़र आएगी। साथ ही दूसरी साइड देखेंगे तो ऊटी का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। ऊटी की जितनी भी बसावट है वो नज़र आती है। ऊटी में अब हम आ चुके हैं टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री को विज़िट करने। ये इसका पार्किंग एरिया है और ये है फैक्ट्री एरिया, जहाँ पर अंदर चलकर हम देखेंगे कि चाय पत्ती कैसे बनाई जाती है, चॉकलेट्स कैसे बनाई जाती है और इस पूरी फैक्ट्री को विज़िट करेंगे। टी फैक्ट्री में प्रवेश करने से पहले हमें यहाँ पर एंट्री टिकट परचेज़ करना होता है, जिसका मूल्य है 20 रुपीज़ पर पर्सन का, और अगर आपके साथ बच्चे हैं 5 साल के कम के तो सिर्फ 10 रुपये का चार्ज लगता है। हम सभी लोग चाय तो पीते हैं, लेकिन चाय एक्चुअल में बनती कैसे है वो इंटरेस्टिंग प्रोसेस मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ टी फैक्ट्री के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चार्ट लगाया गया है और डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया जाता है कि कैसे प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप टी का। यहाँ की पूरा प्रोसेस समझाते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा लाइव दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की पहले तो लीव्स जो होती हैं चाय की पत्तियाँ, उनको खेतों से तोड़ा जाता है, जो टी गार्डन्स होते हैं वहाँ से चाय की पत्तियाँ लाई जाती है। फिर कुछ इस तरह के कन्वेयर्स होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, इनसे चाय धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। उस आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक ग्राइंडिंग मशीन होती है कुछ इस तरह की, जब ये जो लीव्स हैं सब इस पे गिर जाती है। इस प्रोसेस के बाद पत्तियों को नीचे की ओर भेजा जाता है, नीचे के कंपार्टमेंट में, जहाँ पर अब हम चलेंगे, जहाँ पर आगे की प्रोसेसिंग की जाती है टी की। जब पत्तियाँ ऊपर वाले सेक्शन से नीचे वाले सेक्शन में आती हैं तो उन्हें बारीक बारीक काट दिया जाता है और वो जो बारीक कतरन है चाय की पत्तियों की, वो धीरे धीरे करके कन्वेयर बेल्ट में आगे की ओर चलती हैं। कन्वेयर बेल्ट से आगे बढ़ते हुए चाय पत्ती जाती है कुछ इस तरह के रोटर में, जहाँ से चाय पत्ती का जो मॉइस्चर है उसे निकाल दिया जाता है और चाय पत्ती का जो बहुत सारा पाउडर है वो यहाँ आगे की ओर इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद चाय पत्ती को सुखाने के लिए यहाँ पर ड्रायर्स की सहायता ली जाती है और चाय पत्ती में जो भी मॉइस्चर रहता है उसे निकाला जाता है। और जो सूखने के बाद चाय पत्ती का पाउडर हमें नज़र आता है वो ब्लैक कलर का होता है, जैसा कि हम घरों में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पाउडर है वो मिक्सचर है, यानी कि इसमें मोटे दाने भी हैं और बारीक चाय पत्ती भी है। तो यहाँ पर कई तरह के छन्ने लगे हुए हैं, बारीक से लेकर मोटे छन्ने। कुछ छन्ने यहाँ पर हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ बारीक छन्ने हैं, कुछ मोटे छन्ने हैं। तो उनके हिसाब से जो चाय पत्ती है वो अलग अलग तरह से कलेक्ट की जाती है। फिर फाइनल में जब चाय पत्ती रेडी हो जाती है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो ये है चाय पत्ती को पैक करने की मशीन, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चाय पत्ती को पैक किया जाता है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है। सुपर टी, अड्डीबोली, सुपर। टी फैक्ट्री का जैसे ही एंड होता है उसी के बाद शुरुआत हो जाती है चॉकलेट फैक्ट्री की, और यहाँ पर चॉकलेट बनाने का एक छोटा सेक्शन है जो कि एक कांच के केबिन के अंदर है। यहाँ अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हाइजीन का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर प्रॉपर्ली, लेकिन यहाँ देख पाएंगे कि ये चॉकलेट को मेल्ट करके अलग अलग शेप्स के अंदर सांचों में डाला जा रहा है ताकि अलग अलग चॉकलेट्स बना सकें। यहाँ पर एक और चॉकलेट का अलग फ्लेवर है, शायद में भी क्रंची वाला चॉकलेट्स यहाँ बनाए जा रहे हैं। कुछ चॉकलेट्स इधर की साइड हैं और इस तरह की चॉकलेट्स भी यहाँ एंटर करने के अंदर ही आपको दी जाती हैं टेस्ट के लिए, कि अगर आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। और ये कई सारे वैरायटीज़ के चॉकलेट्स के बॉक्सेस हैं, ये लाइन से देखेंगे तो इन सभी बॉक्सेस में चॉकलेट्स हैं जो कि यहीं पर मैन्युफैक्चर किए गए हैं। चॉकलेट फैक्ट्री के जस्ट सामने चॉकलेट की शॉप्स हैं जहाँ से आप कुछ इस तरह की चॉकलेट्स परचेज़ कर सकते हैं। वैरायटीज़ ऑफ चॉकलेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हम आ चुके हैं ऊटी के बॉटेनिकल गार्डन को एक्सप्लोर करने हैं, जो कि ऊटी की एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन यहाँ अंदर जाने से पहले हमें टिकट परचेज़ करना होता है और टिकट का मूल्य है 100 रुपीज़ पर पर्सन का।
बॉटेनिकल गार्डन के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। अब ये बॉटेनिकल गार्डन इतना ज़्यादा फेमस क्यों है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कई वैरायटीज़ के गार्डन एक साथ बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जापान गार्डन है, लोअर गार्डन है, फर्न गार्डन है, मेगा लॉन है, ग्रास हाउस है, राजभवन है, न्यू गार्डन है, इटालियन गार्डन है। मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ के गार्डन एक साथ इस गार्डन के अंदर, इस बॉटेनिकल गार्डन के अंदर बनाए गए हैं और लगभग 200 से 300 प्रजाति के इसमें पेड़ हैं और कई वैरायटीज़ के फूलों के पौधे हैं। बॉटनिकल गार्डन के अंदर अब हम आ चुके हैं ग्लास हाउस के अंदर, जहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स हमें नज़र आते हैं। यहाँ कुछ बड़े साइज़ के फ्लावर्स हैं। यहाँ दूसरी साइड देखें तो हर अलग अलग वैरायटीज़ के जो फूल हैं वो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं और ये एक बहुत अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है। यहाँ पर कुछ कैमरामैन्स भी होते हैं जो कि आपके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर देते हैं, तो आप चाहें तो फ़ोटोज़ भी इनके साथ क्लिक करवा सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन में एक फॉसिल ट्री ट्रंक है, यानी कि पेड़ का एक तना रखा हुआ है। लेकिन इस तने की खास बात यह है कि ये 20 मिलियन साल पुराना है। गार्डन के अंदर कई सारे पेड़ पौधों की बहुत खूबसूरत तरीके से कटिंग की गई है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक स्पेसिफिक डिज़ाइन देकर इन्हें काटा गया है। अब हम पहुंच चुके हैं ऊटी के मुरुगन टेम्पल में। मुरुगन स्वामी, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, उनकी यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है और इस प्रतिमा की हाइट है लगभग 40 फीट की। अब ऊटी के एक फेमस स्थान को हम विज़िट करने आ चुके हैं, जिसका नाम है बोट हाउस। इसे ऊटी लेक के नाम से भी जाना जाता है। ऊटी लेक में 3 तरह की बोट चलती हैं। एक रो बोट, जिसे चप्पू से चलाया जाता है, दूसरी होती है पैडल बोट, जिसे पैडल करके चलाना होता है, और तीसरी है मोटर बोट। अब हम ऊटी लेक के काफ़ी करीब आ चुके हैं और ये वो स्थान है जहाँ से बोटिंग की जाती है। सभी बोट्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं अकॉर्डिंगली कि कितनी सीट्स वाली आप चूज़ कर रहे हैं, कौन सी बोट आप चूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से इनके चार्जेस होते हैं। अब हम आ चुके हैं ऊटी के रोज़ गार्डन को एक्सप्लोर करने, जिसे गवर्नमेंट रोज़ गार्डन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रवेश करने से पहले आपको एंट्री टिकट लेना होता है। एंट्री टिकट एडल्ट का 75 रुपीज़ है और अगर बच्चे आपके साथ हैं तो 40 रुपीज़ का चार्ज लगता है। हमने फ़िलहाल ये जो एंट्री शुल्क है वो यहाँ पर पे कर दिया है रोज़ गार्डन का, और अब यहाँ से हम गार्डन के अंदर प्रवेश करेंगे। अब हमने रोज़ गार्डन के अंदर प्रवेश कर लिया है और प्रवेश करते ही यहाँ पर बहुत वैरायटीज़ के हमें गुलाब नज़र आ रहे हैं। रोज़ गार्डन के बारे में कुछ ख़ास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़ गार्डन में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा रोज़ेस की वैरायटी है, यानी कि 20,000 के करीब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गुलाब पाए जाते हैं और एशिया में बेस्ट रोज़ गार्डन का इसे अवार्ड भी मिला है।
रोज़ गार्डन के बारे में एक और ख़ास बात ये है कि रोज़ गार्डन से अगर हम नीचे की ओर देखें तो ऊटी का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है, क्योंकि रोज़ गार्डन थोड़ा सा हाइट पर बना हुआ है और नीचे देखें तो ऊटी का पूरी बसावट नज़र आती है और इसे हम काफ़ी क्लोज़अप में देख सकते हैं। रोज़ गार्डन को विज़िट करने का बेस्ट मंथ है अप्रैल और मई का, क्योंकि उस दौरान यहाँ पर कई सारे गुलाब आपको एक साथ नज़र आते हैं। ये बेस्ट सीज़न होता है। सभी साइट सीन्स करने के लिए हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल हैं। हमारे ड्राइवर भी एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, जो कि हमें सारी प्लेसेस के लिए अच्छे से गाइड कर रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। ये पैकेज हमने बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। ऊटी के इन सभी स्थानों के अलावा यहाँ और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि पायकारा रूट पर पड़ते हैं, और वो स्थान है पायकारा वाटरफॉल, पायकारा लेक, पाइन फॉरेस्ट और कई सारी शूटिंग लोकेशंस जहाँ पर बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। लेकिन अगर आप पायकारा रूट के इन सभी स्थानों को देखना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रिप में एक दिन और बढ़ाना होगा। पायकारा रूट के टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा आप आदि योगी के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, जो कि कोयम्बटूर साइड में पड़ता है, लेकिन इसके लिए भी आपको एक और दिन की आवश्यकता होती है। आज है हमारे इस ट्रिप का 5th डे और हम चल रहे हैं ऊटी से कुर्ग के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 265 किलोमीटर्स का। कुर्ग में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है, जो कि काफ़ी स्पेसी है, इसमें काफ़ी जगह है और रूम काफ़ी साफ़ सुथरा है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। इस रूम का जो वॉशरूम एरिया है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है और अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। कुल मिलाकर कहें तो ये रूम काफ़ी अच्छा है। कुर्ग में अब हम एक फेमस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने आ चुके हैं, जिसका नाम है एबी वाटरफॉल। लेकिन वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें 156 स्टेयर्स को पार करके नीचे की ओर जाना होता है। वाटरफॉल को जाने के लिए सबसे पहले एक टिकट भी ख़रीदना होता है यहाँ पर, जिसका मूल्य है 10 रुपीज़ पर पर्सन का। हमने अभी टिकट परचेज़ कर लिया है और अब चलेंगे वाटरफॉल के लिए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं एबी वाटरफॉल के बहुत करीब। यहाँ से आप देखेंगे तो वाटरफॉल का बहुत ही अमेजिंग नज़ारा नज़र आएगा। वाटरफॉल फ़िलहाल बहुत तेज़ स्पीड से नीचे की ओर आ रहा है, जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। और आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अभी जिस मंथ में हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं ये महीना है सितंबर का, यानी कि सितंबर का, और उसके दौरान यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा देखने मिलता है। वाटरफॉल के बारे में कुछ ख़ास बात बताना चाहूँगा। वाटरफॉल 70 फीट्स की ऊंचाई से नीचे गिरता है, यानी कि 70 फीट्स की हाइट है इस वाटरफॉल की। और अगर चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो 40 फीट चौड़ा ये वाटरफॉल है।
कुर्ग में अब हम एक इंटरेस्टिंग प्लेस को विज़िट करने आए हैं जो कि है कॉफ़ी प्लांटेशन। हम सभी लोग कॉफ़ी तो पीते हैं, लेकिन आखिर ये कॉफ़ी उगती कैसे है, इसे प्रोसेस करके हमें पीने लायक कैसे बनाया जाता है, ये हम जानने वाले हैं इस कॉफ़ी प्लांटेशन को विज़िट करके। वैसे आपको थोड़ा सा मोटे मोटे अंदाज से बताना चाहूँगा, कॉफ़ी कुछ इस प्रकार से उगती है। ये कॉफ़ी का प्लांट है और इसके अंदर कुछ इस तरह के बीड्स होते हैं, मतलब एक तरह का फ्रूट है। इस फ्रूट का जो बीज होता है वो होती है कॉफ़ी, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं पिया जा सकता, इसे प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ पूरा का पूरा ये फील्ड है जिसमें कि कॉफ़ी को उगाया जाता है। बहुत बड़ा एरिया है जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। ये जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, इसे विज़िट करने का यहाँ पर चार्ज लगा है 200 रुपीज़ पर पर्सन का। कॉफ़ी की फसल को तैयार होने में लगभग 6 से 11 महीने का समय लगता है और जब ये पूरी तरह तैयार हो जाती है तो जो कॉफ़ी की चेरी है, यानी कि कॉफ़ी का जो फ्रूट है, उसका रंग ग्रीन कलर से बदलकर या तो येलो हो जाता है या फिर रेड कलर का हो जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि किस वैरायटी की कॉफ़ी है। प्लांटेशन के अंदर कुछ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं जहां से हम दूर दूर तक के कॉफ़ी के बागानों का नज़ारा बड़े आराम से देख पाते हैं। कॉफ़ी प्रोसेसिंग के डेमो यूनिट पर अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक डेमो दिया जाता है सबसे पहले कि कैसे एक्चुअल में कॉफ़ी को बनाया जाता है। जो बीड्स हमने देखे थे कॉफ़ी के, वो जब पक जाते हैं तो रेडिश येलो कलर के हो जाते हैं। उनको सुखा करके उनका जो छिलका है वो या तो फर्मेंटेशन के थ्रू या पीलिंग मशीन के थ्रू निकाल दिया जाता है और उस एक कॉफ़ी के अंदर कुछ इस तरह का एक बीज निकलता है जिसके 2 पार्टीशन होते हैं। ये एक बीज है जिसके 2 पार्टीशन इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के, और ये इसके अंदर से कॉफ़ी जैसी कोई भी गंध नहीं आती है। लेकिन फिर एक रोस्टर मशीन होती है कुछ इस तरह की, जिससे कि इसमें ये इस तरह के जो बीज हैं कॉफ़ी के, वो इस रोस्टर मशीन में डाले जाते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रोस्ट किया जाता है कॉफ़ी को। जब वो कॉफ़ी रोस्ट हो जाती है तो कॉफ़ी कुछ इस प्रकार की नज़र आती है। लेकिन कॉफ़ी गर्म होती है तो इस तरह से कूलिंग चैम्बर है एक तरह का, जिसमें घुमा करके कॉफ़ी को ठंडा किया जाता है। फिर जब कॉफ़ी ठंडी हो जाती है तो उसे ग्राइंडर में डालते हैं और ग्राइंडर से उसका पाउडर बनाते हैं। कुछ इस तरह का ये कॉफ़ी का पाउडर दिखाई देता है जो कि प्योर कॉफ़ी पाउडर है। ऐसे दिखने में मिट्टी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये प्योर कॉफ़ी पाउडर है। लेकिन इसको और फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए, इसकी जो कड़वाहट कम करने के लिए, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जाती हैं। जैसे चिकोरी करके एक चीज़ होता है, वो इसमें ऐड की जाती है और उसके बाद ये जो कॉफ़ी पाउडर है कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है जिसे हम यूज़ करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री में, जो कि बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है। इस मोनेस्ट्री की स्थापना 1963 में हुई थी और इसके बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दुनिया में तिब्बतीय बौद्ध धर्म के नियंगम वंश का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र है और इस मोनेस्ट्री में लगभग 5000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुक और उनके शिक्षक गण रहते हैं। नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री में गोल्डन वर्क काफ़ी सारा नज़र आता है। इस वजह से इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मोनेस्ट्री में मेनली 3 प्रतिमाएं हैं। जो बीच वाली प्रतिमा है वो है भगवान बुद्ध की और उनके एक तरफ है अमितायस की प्रतिमा और एक तरफ है गुरु पद्म संभव की प्रतिमा। आज है हमारे इस ट्रिप का 6th डे। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे कुर्ग के अन्य साइट सीन्स करने।
कुर्ग में अब हम आ चुके हैं राजा सीड गार्डन को विज़िट करने, जो कि एक खूबसूरत बागान है मडी कैरी का। गार्डन में प्रवेश करने के लिए हमें 20 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ टिकट परचेज करना होता है। इस गार्डन का नाम राजा सीट क्यों रखा गया है, उसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये राजा के बैठने का स्थान हो और नीचे का बड़ा ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इमेजिन करें तो ये एक ऊंचाई वाला स्थान है जहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं हम कि राजा यहाँ बैठता हो और नीचे की ओर उसकी प्रजा, उसका साम्राज्य नज़र आता हो। तो इस वजह से इस स्थान का नाम राजा सीट रखा गया है। यहाँ से जो व्यू नज़र आता है उसे बैठकर भी यहाँ एंजॉय किया जा सकता है। कई सारी इस तरह से रॉ में चेयर्स लगाई गई हैं जहाँ पर अगर आप चाहें तो आराम से बैठ सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। कुर्ग में अब हम एक इंटरेस्टिंग प्लेस को विज़िट करने आए हैं जिसका नाम है दोबारे एलिफेंट कैंप। यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और उन एलिफेंट से कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। एलिफेंट कैंप तक जाने के लिए सबसे पहले हमें कावेरी नदी को पार करके उस साइड तक जाना होता है और ये जो पार करने का डिस्टेंस है, अगर यहाँ पर पानी का फ़्लो कम होता है तो पैदल भी नदी को पार किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल नदी का फ़्लो काफ़ी अच्छा है तो यहाँ बोट चलती है। बोट के थ्रू हम जाते हैं उस पार। लेकिन पहले टिकट प्राइजेस मैं आपको बताना चाहूँगा और जो इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं वो बताना चाहूँगा इस कैंप के रिगार्डिंग। ये एक बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर और उस बोर्ड में सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन की गई हैं। हमारी बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी सारे मेंबर्स इस बोट में आ चुके हैं और अब जा रहे हैं एलिफेंट कैंप की ओर। दोबारा एलिफेंट कैंप में आकर हाथियों को कुछ इस तरह से पास में देखना और पास में एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए देखना एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि यहाँ एक ही हाथी नहीं है, कई सारे हाथियों को इस तरह से रॉ में लगाया गया है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट हैं जो कि इन हाथियों को देख रहे हैं और एक हाथी, दो हाथी, तीन चार हाथी, मतलब 5-7 हाथी एक साथ नज़र आते हैं और सभी को महावत अलग अलग तरह से कंट्रोल करते हैं। किसी को बोलते हैं कि नमस्कार करके दिखाइए, किसी को कुछ खाना खिलाते हैं। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। इस तरह से आप यहाँ पर एलिफेंट को फीड भी करा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ऐसा करते हुए। यहाँ पर हाथियों के साथ एक ऐसी एक्टिविटी भी की जाती है जिसमें हाथी आपके सिर पर सूंड रखता है, जिसे भी आप करवा सकते हैं। इस तरह से ये हाथी सूंड रखता है। इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं एलिफेंट कैंप के अंदर। इसका 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है इस तरह से कराने का, जिससे हाथी का एक टच भी आप फील कर पाएंगे। कुर्ग में अब हम एक इंटरेस्टिंग नेचुरल प्लेस को देखने आ चुके हैं जिसका नाम है कावेरी निसर्ग धामा। यहाँ पर एंट्री करने से पहले टिकट हमें परचेज़ करना होता है। टिकट का मूल्य है 60 रुपीज़ पर पर्सन का और ये प्लेस सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहती है। कावेरी निसर्ग धामा में प्रवेश करते ही एंट्रेंस पर ही एक मैप नज़र आता है जिसमें कि जो यहाँ के मुख्य पॉइंट्स हैं वो मार्क किए गए हैं। जैसे यहाँ एक एडवेंचर पार्क है, एक डियर पार्क है, एक बर्ड्स पार्क है और साथ ही यहाँ जिप लाइन भी होती है। ये कुल मिला के जो भी चीज़ें इसमें हैं वो सारी इसमें मेंशन की गई हैं। पार्क में कई सारे स्टैचूज़ भी बनाए गए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कोडगू यानी कि कुर्ग के
कल्चर को, यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो कैसे रहते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ स्टैचूज़ बनाए गए हैं। साथ ही उनके जो डांसेस होते हैं, जैसे कि मेल के किस तरह के डांस होते हैं या फीमेल के किस तरह के डांस होते हैं, वो भी यहाँ दर्शाए गए हैं। तो ये तो हैं कुर्ग के फेमस स्थान, लेकिन इनके अलावा आप कुर्ग में ओमकारेश्वर मंदिर और मडिकेरी फोर्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज है हमारे इस ट्रिप का आखिरी दिन। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं मंगलुरु जंक्शन के लिए, जहां से हमें ट्रेन मिलेगी अपने घर वापसी के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप मैसूर जंक्शन को भी चूज़ कर सकते हैं अपने घर जाने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं ये पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये पैकेज हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 6 नाइट 7 डेज़ का। हमारे पैकेज में जो जो चीज़ें शामिल थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर 3 स्टार होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली, हमें प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली जिससे कि हमने सारे साइट सीन्स करे, हमारा ब्रेकफास्ट इसी पैकेज में इंक्लूड था। कुल मिला के ये जो डेस्टिनेशन थी हमारे लिए पूरी तरह बुकड थी, हमें कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करना पड़ा। अब बात करें प्राइस के बारे में, तो यह पैकेज हमें पड़ा था 28,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति आए थे। लेकिन आपके लिए ये पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस टूर के लिए 4 व्यक्ति आते हैं तो सेम पैकेज का कॉस्ट आपको पड़ेगा 21,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर आप इस टूर के लिए 6 से 7 व्यक्ति आते हैं तो ये पैकेज का कॉस्ट आपको पड़ेगा 16,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपको ये पैकेज पड़ेगा। और अगर बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, तो हमारा एक्सपीरियंस फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ बहुत अच्छा रहा। हमने इस ट्रिप के दौरान काफ़ी एंजॉय किया और हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये हैं साउथ इंडिया के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुर्ग, मैसूर और ऊटी, जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।